सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपनी फर्स्ट वीडियो में ये स्टोरी क्लियर करी थी जिसमें एक मेम्बा और एक पीटर था। उन दोनों की स्टोरी हमने अच्छे से रीड की थी। उसके बाद हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में लैंड के बारे में जाना था, लैंड यूज के बारे में जाना था, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज भी हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था। उसके साथ कुछ टॉपिक्स और कवर कर लिए थे जिनमें कि हमारा सॉइल था, और उसके बाद फैक्टर्स थे सॉइल फॉर्मेशन के। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो मेरे प्यारों बच्चों, अब जो हम अपनी सेकंड वीडियो में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट्स रह गया था चैप्टर का, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का, तो वो यही है कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। तो सॉइल के लिए जो क्या चीज़ खतरा बनी हुई है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे जो सॉइल हमारा जो रिसोर्स है उसके लिए क्या चीज़ें खतरा बनी हुई हैं। तो सबसे पहले जो सॉइल इरोशन है और डिप्लीशन है, सॉइल इरोशन एंड डिप्लीशन, ये तो ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल के लिए एक खतरा बने हुए हैं, और दोनों ही, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर नेचुरल फैक्टर्स हों, उनकी वजह से हम अपनी सॉइल का डिग्रेडेशन करते हैं। जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा सॉइल डिग्रेडेशन को बढ़ावा देते हैं, वो हैं हमारे डिफॉरेस्टेशन। हम पेड़ों को काटने के चक्कर में अपनी सॉइल को ख़राब करते हैं। ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, जानवरों से मतलब पूरा एक एरिया कंटिन्यूसली उसे ग्रेज करवा देते हैं। या फिर ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज करते हैं सॉइल में, या फिर पेस्टिसाइड्स का, या फिर रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी लैंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें सॉइल कंजर्वेशन की, सॉइल को कैसे बचाएं, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हम लोगों को यहाँ इस बुक में दे रखे हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट मल्चिंग है, काउंटर बैरियर्स है, रॉक डैम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मल्चिंग के बारे में कि मल्चिंग क्या होता है। तो जो प्लांट्स के बीच में जो बेयर ग्राउंड होता है, उसे हम एक ऑर्गेनिक मैटर की लेयर से कवर कर देते हैं। उस ऑर्गेनिक मैटर की लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रॉ, ठीक है। और ये स्ट्रॉ होती है वो हमारी सॉइल मॉइस्चर को दोबारा से गेन करने में हमारी हेल्प करती है। तो सॉइल कंजर्वेशन का जो एक फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो है मल्चिंग क्या होता है कि प्लांट्स के बीच का जो वेयर ग्राउंड होता है उसे हम एक ऑर्गेनिक मैटर की लेयर से कवर कर देते हैं, जिसे हम स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे हमारी जो सॉइल मॉइस्चर होती है वो दोबारा से गेन करने में हमारी हेल्प हो जाती है, जिससे हम अपनी सॉइल को बचा सकते हैं। नंबर 2 की अगर हम बात करें, काउंटर बैरियर्स, ठीक है। तो जैसे कि स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स, ये सारी चीज़ें हम बैरियर्स बनाने के लिए यूज करते हैं काउंटर्स के साथ में। इसके साथ में जो ट्रेंचेज होती हैं, ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। जो ट्रेंचेज होती हैं वो बैरियर के सामने बनाई जाती हैं जिससे कि हम वाटर को कलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो आप ये काउंटर, ये तो प्लोइंग है, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे बीच में जो आपकी ये डाल रखी है, क्या बोलते हैं इसे, ट्रेंच, ठीक है। तो ये वाटर को कलेक्ट करने के लिए है। रॉक डैम की बात करें तो रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। रॉक्स का हम इस तरह से यूज करते हैं कि वो वाटर के फ्लो को स्लो करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो गुलीज होती हैं या फिर जो सॉइल लॉस होता है वो होने से बच जाता है। इसके बाद जो हमारे कुछ मेथड्स और हैं, टेरेस फार्मिंग है, इंटरक्रॉपिंग है, काउंटर प्लोइंग है, शेल्टर वेल्स हैं, ठीक है।
टेरेस फार्मिंग क्या होती है कि जो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स या फिर टेरेसेज होते हैं वो स्टीप स्लोप्स पे बनाए जाते हैं, ऊंची चोटी पर बनाए जाते हैं, जिससे कि जो फ्लैट सरफेस होता है वो वहाँ हम आसानी से अपनी फसल को ग्रो कर सकें। और ये सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरेशन को भी रिड्यूस करते हैं। इंटरक्रॉपिंग तो आपको पता ही है कि डिफरेंट क्रॉप्स को हम अल्टरनेट रो में ग्रो करते हैं, ठीक है। और सेम और सोन एट डिफरेंट टाइम्स, और अलग अलग डिफरेंट टाइम्स में हम उन्हें सोन करते हैं, जिससे कि हमारी जो सॉइल हो उसे हम बचा सकें रेन वॉश से, ठीक है। कॉन्टर प्लोइंग की बात करें तो प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टर्स, कॉन्टर्स के पैरेलल जो प्लोइंग पैरेलल्स एक हिल स्लोप बनाया जाता है, जिससे कि हम आसानी से एक नेचुरल बैरियर बना सकें जो वाटर को नीचे की तरफ फ्लो डाउन कर सके, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। टेरेस फार्मिंग देखो आप ये इसमें देख सकते हैं। शेल्टर वेल्ट्स ये आपका दे ही रखा है फिगर इसका, ठीक है। तो शेल्टर वेल्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि जो कोस्टल और जो ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ ट्रीज की लंबी लंबी रोज लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं आप प्लांटेड, तो वो विंड मूवमेंट को चेक करने के लिए, या फिर हम ये कहें कि जो हवा का जो बहाव होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिससे कि जो हमारी सॉइल होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे वाटर की। तो जैसा कि एज वी ऑल नो दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज वेरी प्रीसियस टू अस, ठीक है। इट इज अ resource which is very important for the human beings to all living things, ठीक है। और इसके बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ वाटर के बारे में कि कितना वाटर हमारे पास फ्रेश वाटर है, कितना ओशियन वाटर है, इसकी कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में भी और इसके यूज के बारे में भी, ठीक है। वाटर साइकिल के बारे में भी, ठीक है, किस तरह से वाटर इवापोरेट होता है, क्लाउड्स बनता है, क्लाउड से कैसे वाटर नीचे रेन की फॉर्म होती है, फिर कैसे ओशियन में आता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हमारी किस में आती है, वाटर साइकिल में आती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं वाटर अवेलेबिलिटी के साथ। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है वर्ल्ड में, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जहाँ वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, ज़्यादातर अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, इसके साथ साथ कुछ वेस्टर्न यूएसए के भी पार्ट हैं, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, ठीक है। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ वाटर की सप्लाई की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो ये कमी आती क्यों है? एक तो सिंपल सी बात है, वहाँ के रेनफॉल का कारण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वही है सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, तो वो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है। उसके बाद ओवर एक्सप्लोरेशन एंड कॉन्टामिनेशन होता है वाटर सोर्सेज का, तो ये सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है जो कि वहाँ की वाटर स्केर्सिटी के मेन रीज़न हैं। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी को हम कैसे बचा सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमें उतना ही वाटर यूज करना चाहिए जितनी हमें नीड हो। अपने रिसोर्सेज को निकालने के लिए हमें कम वाटर का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड्स अपनाना चाहिए, स्प्रिंकल्स का यूज करना चाहिए इरिगेशन के लिए, टैप्स वगैरह ओपन हो तो उन्हें क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बात कर चुके हैं। अब जो मेन टॉपिक है वो है हमारा इस वीडियो का नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है कि ऐसा वेजिटेशन जो नेचर की हेल्प से ग्रो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। और हम अपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियो में भी रीड कर चुके हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर, ठीक है, बायोस्फीयर के बारे में भी। बायोस्फीयर क्या होता है कि बायोस्फीयर एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ सारे लिविंग बीइंग्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है उसे हम इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं। प्लांट्स हमें टिम्बर, लकड़ी प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, एनिमल्स के लिए। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हम ब्रीथ लेते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्रॉप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो इनके यूजेस भी हम अपने स्टडी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से भी देख सकते हैं। अब वाइल्ड लाइफ में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ हमारी बात होगी एनिमल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, उसके बाद एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स की, ठीक है। तो ये एनिमल्स हमें क्या करते हैं, ये हमें मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स, वूल्स,
इंसेक्ट हमें हनी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, फ्लावर्स के पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, और यहाँ तक कि इकोसिस्टम में जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनका भी ये रोल प्ले करते हैं। वर्ड्स क्या करते हैं, वर्ड्स इंसेक्ट को खाते हैं और डिकम्पोजर का भी एक तरह से एक्ट प्ले करते हैं। वल्चर क्या करता है, जो डेड लिव स्टॉक होते हैं उनके ऊपर फीड करके अपना पेट भरता है, ठीक है। तो चाहे एनिमल छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो भी इकोसिस्टम को बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अपना एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एनिमल छोटा है तो बड़ा है कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं, इम्पोर्टेंस सबकी अपनी जगह इक्वल है। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की, तो नेचुरल वेजिटेशन का सिंपल सी बात है, उसका जो ग्रोथ होगी वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड रहती है। अब जहाँ का मॉइस्चर, सपोज करके चलो जहाँ रेनीफॉल नहीं होता है, जहाँ बारिश नहीं होती है, वाटर नहीं मिल पाता है, तो वहाँ कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, श्रब्स करते हैं, ठीक है, नुकीले प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। और लेकिन जहाँ हैवी रेनफॉल होता है तो वहाँ बहुत सारे हेज ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे थॉर्नी बुशेज स्क्रब्स, ये कौन सी जगह प्लांट्स ग्रो करते हैं, जहाँ बारिश नहीं होती है, और जहाँ बारिश होती है वहाँ और दूसरे प्लांट्स ट्रीज ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट होता है वहाँ, ठीक है। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, हमें अपने जो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है उन्हें हमें बचाना चाहिए। उन्हें कैसे बचाएं, तो सिंपल सी बात है, अफॉरेस्टेशन का ही हमें यूज़ करना है। मतलब सबसे ज़्यादा अफॉरेस्टेशन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्लांट्स करना ट्रीज को एक लार्ज अमाउंट में, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हम कम करें, सॉइल इरोशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इन सब को हम कम करें, ठीक है। और ट्रीज को हम कम से कम अपने जितना यूज हो उतना ही कट करें, ना कि अपने लालच की वजह से ट्रीज को हम काटना शुरू कर दें, ठीक है। तो जितनी हमें नीड हो उतना हम इनका यूज करें, इन्हें वेस्ट ना करें। तो ये सारे मेन रीजन हैं जिनसे हम अपने फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को बचा सकते हैं। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में जो एनिमल्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, उनका शिकार करते थे, हंट करते थे बस अपने से फ़न के लिए, तो उसे हमें बंद करना चाहिए। तो उसके लिए ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी ओपन कर रखे हैं जो क्या करते हैं, जो इन्हीं चीज़ पर फोकस करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो बस उन्हें नेचुरल वेजिटेशन और नेचुरल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को बचाने का ही वर्क करते हैं। और कभी कभार सरकार क्या करती है, वन महोत्सव प्रोग्राम्स को भी क्या करती है, स्टार्ट करती है लोगों के बीच में, ताकि लोग इसके प्रति अवेयर हों, ठीक है, और अपने ट्रीज प्लांट्स को बचाएं, जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है उनको भी बचाएं। सरकार ने क्या कर रखा है अपनी गवर्नमेंट ने, कि जो हमारी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं उनके शिकार को भी बंद कर दिया है, शिकार पर पाबंदी लगा दी है। और अगर कोई उनका फिर भी शिकार करता है तो उस पर गवर्नमेंट के आईपीसी एक्ट के तहत उसके ऊपर गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगी, ठीक है, उसके लिए एक्शन लेगी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है, जो कि हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट था। अगर आपको ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो इससे ऊपर वाली भी वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके बच्चों, ठीक है। थैंक्स।